कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस, न्याय की विशेषताएं। स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि लोक भलाई। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्टिस की, वो ये है कि लोगों का भला करना, यानी कि कोई भी ऐसी प्रणाली जो अ, मानवता के उद्धार के लिए, मानवता के भले के लिए की जाती है, की बात करती है, तो उसको हम मतलब ह्यूमन वेलफेयर का नाम देते हैं। जैसे प्रोफेसर जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, वो इसके बारे में क्या बोलते हैं कि जस्टिस स्टैंड फॉर सर्टन वैल्यूज। जो जस्टिस होता है कुछ खास वैल्यूज के लिए, कुछ खास सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है, खास सिद्धांतों की ये बात करता है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, जो कि एक मानवता के विकास के लिए, जो मानव भलाई के साथ जुड़े होते हैं। एंड प्रोविजन विच इज अगेंस्ट जनरल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी सेड जस्टिस। अगर कोई ऐसा मतलब कोई काम है जो लोगों के भले के, सभी लोगों के भले की बात नहीं करता, तो हम उसको ह्यूमन वेलफेयर का नाम या दर्जा नहीं दे सकते। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन वेलफेयर की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट होल कम्युनिटी, सभी लोगों के भले की हम बात करते हैं ह्यूमन वेलफेयर में। सेकंड पॉइंट है एथिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि नैतिक विचार। जो जस्टिस होता है वो नैतिकता के ऊपर भी आधारित होता है। इसको देखो, लेजिटिमेट भी माना जाता है, लेजिटिमेट और लॉजिकल, यानी कि इसको कानूनी रूप पर भी मान्यता मिलती है, इसको तर्क के आधार पर भी सही माना जाता है। लेजिटिमेसी और नॉन लेजिटिमेसी ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स अपॉन एथिकल वैल्यूज। तो जो भी लेजिटिमेट यानी कि जो कानून की नज़र में ठीक होता है, और नॉन लेजिटिमेट जो कानून की नज़र में गलत होता है, ये किसके ऊपर आधारित होता है? एथिकल वैल्यूज, यानी कि नैतिक सिद्धांतों के ऊपर ये आधारित होता है। Every action which is accordance with the established ethical values can be accepted as just action. कोई भी एक्शन जो वर्तमान समय में वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर अगर आधारित है, यानी कि नैतिक मूल्यों के ऊपर आधारित है, तो उसको हम जस्ट एक्शन मानेंगे। जस्ट एक्शन का मतलब उसको हम फेयर बोलेंगे, उसको हम सही बोलेंगे। थर्ड पॉइंट है चेंजेबिलिटी, यानी कि जिसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है जस्टिस, ये भी एक मतलब हमेशा इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, समय के साथ साथ इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी जगह के जो सामाजिक हालात होते हैं, आर्थिक हालात होते हैं, और राजनीतिक जो हालात होते हैं, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। उदाहरण के तौर पे अनटचेबिलिटी, डोरी सिस्टम, सती प्रथा, बुर्का सिस्टम जो हो गया, ट्रिपल तलाक, ये ऐसी समाज की कुछ कुरीतियां हैं जो मतलब हमें पुराने टाइम में तो देखने को मिलती थी, बट प्रेजेंट टाइम में ये मतलब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। 100% नहीं बोलेंगे, मगर लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं। और इन केस अगर ये कुरीतियों में से आज के समय में कंटिन्यू हो रही है, तो उसके ऊपर हमें लीगल एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि सरकार जो है उसके ऊपर लीगल एक्शन लेती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो चेंजेबल होता है, यानी कि समय के साथ साथ उसमें हमें सुधार देखने को मिलता रहता है। यहाँ पर हम ग्रीक जो दार्शनिक हैं, अरिस्टोटल, उनके भी विचारों को रखेंगे। जब अरिस्टोटल की हम बात करते हैं तो वो जो स्लेवरी होती है उसको वो स्वीकार करते हैं, उसको वो सही ठहराते हैं। मगर अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो आज के समय में अगर हमें दास प्रथा कहीं पे भी देखने को मिलती है, तो उसको एक क्राइम माना जाता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता।
नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट, यानी कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें रीजनेबल इंटरेस्ट को ही पूरा किया जाता है, जिसमें आपको रीजन देखने को मिलेगा, ऐसे ही हितों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि अगर हम एक बात करें इंडिविजुअल की, अगर एक आप व्यक्ति की बात करोगे, अगर आप उससे पूछोगे कि मतलब जस्टिस क्या है, तो वो क्या करेगा कि उसके हिसाब से जिसमें उसको सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस हो, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा फायदा हो, तो वो उस हिसाब से जस्टिस को परिभाषित करने की कोशिश करेगा। मगर हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल जस्टिस की हम बात करते हैं, यानी कि सोसाइटी के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति की बात करते हैं जब हम न्याय की बात करते हैं, जिसमें हम सभी लोगों के जो हित होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, और ऐसे हित जिसको समाज स्वीकार करता है, यानी कि प्रिवेलिंग सोसाइटी में जिसको एक्सेप्टेंस मिलती है, उन्हीं को हम स्वीकार करते हैं। जैसे हमने बोला था ना कि अगर कोई चीटिंग करता है एग्जाम्स के दौरान, तो उसको हम जस्टिस नहीं बोल सकते, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जो जस्टिस होता है रीजनेबल ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल शेयर टू एवरी इंडिविजुअल, जिसमें आपको कुछ रीजन देखने को मिलता है, तर्क संगत आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं, उसमें हम ये भी देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल को कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करनी होती है। हर एक व्यक्ति के समाज में अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं, और वो सभी जिम्मेवारियां उसको समाज में रहते हुए फॉलो करनी पड़ती हैं। इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों की अच्छे से पालना नहीं करता, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दूसरे के लिए वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर रहा जिसमें दूसरा व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को अच्छे से जी सके, या यूं कहें कि दूसरे व्यक्ति को अच्छे से न्याय नहीं मिलेगा अगर पहला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं समझेगा। तो यानी कि एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एवरीबडी हिज रीजनेबल शेयर। तो जब हमने बोला है कि एवरीबडी को रीजनेबल शेयर उसको उसका मिलना चाहिए, मतलब जो जिसका बनता है समाज में हक, वो उसको मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जो किसी इंडिविजुअल का हक है वो उसको नहीं मिलता, देन उसके पास एक ऑप्शन होती है। वो ऑप्शन होती है कि वो कोर्ट का सहारा ले सकता है, वो देश की न्यायपालिका का सहारा ले सकता है। जो उसका समाज में हक बनता है, जो उसका समाज में न्याय बनता है, वो काम फिर सरकार की तरफ से उसके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 टू 35 मौलिक अधिकार। तो अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर सरकार आपके राइट्स का वोलेशन करती है, देन यू कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, वहां पर जाके अपने अधिकारों की दोहाई लगा सकते हो, और आपके जो अधिकार हैं सरकार को देने ही पड़ेंगे। 7th पॉइंट है जस्टिस इज रिलेटेड टू वैल्यूज प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब हम बात करते हैं न्याय की, तो न्याय किसके ऊपर आधारित होता है? उन वैल्यूज के ऊपर, उन सिद्धांतों के ऊपर जो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, मतलब प्रिवेल मतलब मौजूद हैं। तो ऐसे सिद्धांत जिनको आपकी सोसाइटी स्वीकार करती है, उन्हीं के ऊपर आधारित आपकी न्याय की परिभाषा होती है। अदरवाइज कोई भी ऐसी परिभाषा न्याय के अंतर्गत नहीं आएगी जो आपके समाज के अनुसार नहीं होगी। और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्याय की परिभाषा समय के साथ साथ बदलती रहती है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट,
ऑलवेज। जो न्याय है इसकी परिभाषा स्थिर नहीं होती, इसमें हमें समय के साथ साथ बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। देन नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो जस्टिस है इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, आपको बहुत सारे इसके प्रारूप इसके देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही एंगल से आपको जस्टिस नहीं मिलता, मगर अलग अलग तरीके से आपको जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाता है। उदाहरण के तौर पे इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं हम, जिसमें हम अ, हर एक इंडिविजुअल के लिए ऐसे हालात क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां पर उसको आर्थिक संकट जिंदगी में ना देखना पड़े, यानी कि उसके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे वो अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, मुढली जो ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी कर सके। देन पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, यानी कि राजनीतिक नज़रिए से भी उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर वो वोट करने जा रहा है तो उसकी वोट की वैल्यू सभी की एक जैसी होनी चाहिए। अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो हर एक को एक समान अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है, और कोई भी अगर वो संस्था को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। देन लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, यानी कि कानून की नज़र में भी सभी लोग एक समान ट्रीट होने चाहिए, इसको भी हम न्याय की परिभाषा में जोड़ते हैं। देन जो फोर्थ पार्ट है जस्टिस का वो है सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, यानी कि समाज में रहते हुए एक व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको एक समान आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए, सभी को एक तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये टोटल आपके 8 पॉइंट्स थे जो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की विशेषताएं।